अस्सलाम वालेकुम जी। असल बात में खुश आमदेद, मैं हूँ फ़हीम भट्टी। सेनेट इलेक्शंस हो गए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। 24 सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास हैं इस वक्त, और इसके अलावा पीटीआई के पास 19 और मुस्लिम लीग नून के पास भी 19। लेकिन अगर केपी में इलेक्शंस होते तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मज़ीद 7 सीटें मिल जाती, और यूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अदाद शुमार जो हैं वो सबसे ज़्यादा हो जाते। 26 का फिगर आ जाता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास। तो अब देखना ये कि ये इलेक्शंस कब होंगे, और अभी क्यों वहाँ में पोस्टपोन किए गए। इलेक्शन कमीशन के इस फैसले का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसके खिलाफ बहुत एहतजाज किया और बड़े सख्त बयान भी दिए हैं। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की 87 सीटों के साथ जो है वो पहले नंबर पे है, और वो यही बात करते हैं कि अगर हमारी इतनी सीटें कौमी असम्बली में हैं और अगर एक सूबे में हमारी हुकूमत है और उसके बाद भी अगर हमारे साथ ऐसे मामलात चलाए जा रहे हैं तो हमारे साथ ये सरासर ज़्यादती है। फजलुर रहमान साहब के बारे में ये कहा जा रहा था कि फजलुर रहमान साहब शायद, क्योंकि उनके जो बयानात थे वो कुछ ऐसे थे कि लग रहा ऐसे था कि वो एजिटेशन की तरफ जाएंगे और हुकूमत को टफ टाइम देंगे, सड़कों पे आएंगे, सड़कों पे फैसला होगा। लेकिन उन्होंने हुकूमती कैंडिडेट्स को वोट कर दिया सेनेट इलेक्शंस में, और अपेरेंटली ऐसा लग रहा है कि अब अपोजिशन जमातों के साथ शायद फजलुर रहमान साहब जो हैं उनका साथ ना दें। महमूद खान अचकजई साहब की क़यादत में गुज़िश्ता रोज़ इजलास हुआ जिसमें 4-5 पार्टीज़ ने शिरकत की है, और उन्होंने ये फैसला किया कि ईद के बाद हुकूमत के ख़िलाफ़ हम बाहर निकल रहे हैं। इसके साथ साथ एक अजीब व गरीब किस्म का जो मामला आया सामने, वो ये कि हाई कोर्ट के जजेस को, चीफ जस्टिस समेत 8 जजेस को ख़त मौसूल हुए हैं जिसमें एक पाउडर था, और वो पाउडर कौन सा था, वो ख़त किसकी तरफ से भेजा गया, उस पर किस तहरीक का नाम है, उसका भी जिक्र करेंगे। साथ साथ बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साहब को तकरीबन कुछ ही हफ्तों में 5-6 केसेस में रिलीफ मिल गया। तो सवाल ही पैदा होता है, क्या ये रिलीफ कोई इंसेंटिव के तौर पर उनको दिया जा रहा है, या फिर आहिस्ता आहिस्ता करके मज़ीद रिलीफ बढ़ेगा और कुछ अंडरस्टैंडिंग तय पा जाएगी अन करीब। इन इश्यूज़ पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आज नज़ीर लगारी साहब, नौशाद अली साहब और मुबश्शिर बुखारी साहब। खुशामदीद कहते हैं तमाम मेहमानों को। नौशाद साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, सेनेट के इलेक्शंस तो हो गए, अपेरेंटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लीड कर रही है, लेकिन 26 का नंबर मिल जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर केपी में इलेक्शंस होते हैं तो आपको क्या लग रहा है, यही वजह थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये कि इसीलिए तो इलेक्शंस पोस्टपोन किए गए हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरे पास तो जो इत्तलात है वो ये हैं कि चूंकि आपने नेशनल असम्बली में भी देखा है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को बतौर जमात वहाँ पे रजिस्टर नहीं किया गया एक तरह से, और स्पीकर साहब ने कहा कि आप लोग आज़ाद हैं। हाँ, आपके अपोजिशन लीडर जो हैं वो उमर अयूब साहब होंगे। बिल्कुल उसी तरह मुझे लगता है कि जो केपीके की असम्बली है वहाँ पर भी ये मामलात जो हैं, जिस तरह आपने खुद इशारा कर दिया है कि वहाँ पर भी चीज़ें जो हैं वो बदल रही हैं, चीज़ें शायद में भी कुछ तब्दीली आए चीज़ों को लेकर, तो जिसकी वजह से इस चीज़ को पोस्टपोन पोस्टपोन करने का मतलब ये मकसद ये नहीं था कि जो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बयान कर रही है, मकसद ये था कि वो ये चाहते थे कि जो दीगर जमातों की अब जो सीट्स हैं, वुमेन रिजर्व सीट्स हैं सीट्स और थी। रिजर्व सीट्स हैं, वो उनको जो है ना वो ओथ नहीं लेने दे रहे। सो बेसिकली असल मामला ये है कि जब तक वो ओथ नहीं होगा, वहाँ पे केपी के असेंबली का जो जो वो कह रहे हैं कि जनाब वहाँ पर नशिस्तें पूरी नहीं होंगी और वो फिर सेनेट के ऊपर असरअंदाज हो सकती हैं। एक जमात ये चाहती है, वो वही जमात जो दूसरी असम्बलियों में हल्फ लेने का जो है वो कहती थी कि हमें हल्फ नहीं लेने दिया जा रहा, हमें हल्फ लेने दिया जाए। अब वो खुद जमात जो है वो दूसरे लोगों को उनकी जो रिजर्व सीट्स उनको अलॉट कर दी गई हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से, उनको वो हल्फ नहीं लेने दे रहे। अब चूंकि वो हल्फ नहीं लेने दे रहे तो उसका यकीनन जो सेनेट के जो केपीके से सेनेट की सीट्स हैं उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट जाता है। आपको पता है केपीके की असम्बली छोटी है और वहां पर जो वोट काउंट है वो भी डिफरेंट है पंजाब की निस्बत या सिंध की निस्बत। सो इसलिए बेसिकली वो ये चाहते हैं कि पीटीआई ये चाहती है कि उनकी जो हुकूमत है उसके होते हुए वो ये रिजर्व सीट दूसरी पार्टियों को ना मिले और वो सेनेट के अंदर अपना नंबर बना ले, जो कि उनका नंबर लार्ज नंबर बन जाता है, लार्जेस्ट नंबर बन जाता है। लेकिन अगर फर्ज कीजिए कि वो ये ओथ हो जाता है, बावजूद इसके कि कोर्ट इंस्ट्रक्शन मौजूद है, लेकिन वो नहीं होने दिया जा रहा, तो अगर ओथ हो जाता है
तो फिर ओथ हो जाने की सूरत के अंदर अगर सेनेट इलेक्शन होता है तो कुछ सीटों से जो है ना वो जो पीटीआई वहाँ की हुक्मरान जमात है या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है या वो गंडापुर साहब भी अभी अपने आप को आज़ाद कहते हैं, तो जो भी वहाँ पे इस वक्त हुकूमत है तो उसमें फ़र्क उसको पड़ेगा। किसी तरह ठीक है, अच्छा हाँ फ़ॉलो अप फर्क सवाल है पड़ेगा। नौशाद साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास इस वक्त नंबर सबसे ज़्यादा है सेनेट में, तो आपको लगता है कि एक तो सिर्फ आइनी ओहदे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास पहले से हैं और हुकूमत का हिस्सा नहीं है भी क्योंकि ज़िम्मेदारी कोई नहीं है पीपल्स पार्टी के पास, साथ साथ बयानात भी अक्सर रहनुमाओं के ऐसे भी आते हैं कि हम कड़ी नज़र रखेंगे, कुछ ऐसा वो गलत फैसला किया तो हमारी नज़र है हुकूमत पे। तो क्या ऐसा आपको दिखाई दे रहा है आने वाले वक्त में कि कुछ आईनी तरामीम या फिर कुछ बिल पास करने के लिए जब पार्लियामेंट से अपर हाउस में चीज़ें आएंगी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग से अपने मुतालबात बनवा सकती है? देखिए ये बड़ी दिलचस्प फॉर्मुलेशन है इस वक्त जो आपकी असम्बलियों की बनी है और जो जमातों के दरमियान इस वक्त जिसे कह लें कि एक तरह का इत्तेहाद है। आपने अभी खुद जिक्र किया कि मौलाना फजलुर रहमान जो थे वो सड़कों पर आने का इंदिया दे रहे थे लेकिन उन्होंने सेनेट में वोट कर दिया। यकीनन इसके पीछे उनको कोई ना कोई किसी ना किसी तरह की कोई ऐसी श्योरिटी या उनके लिए उनका उनकी दाद रसी की कोई ना कोई बात की गई है जिसकी बुनियाद पर उन्होंने ये फैसला किया है कि वो सेनेट में वोट डालें। अब एक बात, दूसरी बात यह है कि देखिए सियासत इसी चीज़ का नाम है और ख़ास तौर पर जो पार्लियामान के अंदर सियासत होती है वहाँ पर इसी तरह से ले और दे के काम चलता है क्योंकि देखिए पीपल्स पार्टी के पास सेनेट में नशिस्तें ज़्यादा हों या कम हों, वो आईनी ओहदों पर रहें या वो कैबिनेट का हिस्सा ना बने, हर दो सूरतों के अंदर मुझे मेरा ये ख्याल है कि देखिए अब इस वक्त जब हम इलेक्शन में बात कर रहे थे तो ये जो इलेक्शन था 2024 का ये इमरान प्रो इमरान और एंटी इमरान खान था। जिस तरह 2018 का प्रो नवाज शरीफ और एंटी नवाज शरीफ था, ठीक है। उससे पहले भी इस तरह के इलेक्शन। सो बेसिकली आप जब हुकूमत बना चुके हैं उसमें वो तमाम जमातें चाहे एमकेएम है चाहे एएनपी है चाहे कोई और दीगर जमात है जेयूआई फे है, ये तमाम लोग जो हैं ये जितनी मर्जी अपने ऊपर जैसे कहते हैं ना अपने चेहरों पर ढांप लें और ये अपने आप को छुपा हुआ रखने की कोशिश करें, लेकिन आवाम को पता है आपने 16 माह की हुकूमत के बाद जो पीपल्स पार्टी का हिस्सा था उसके अंदर बावजूद इसके कि वो इसी चीज को मैयर करते हुए वो कोशिश कर रही है कि आइंदा इसका कोई उसको फॉल बैक ना बर्दाश्त करना पड़े, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जी ठीक है। लोग समझते हैं, लोग जानते हैं, ये जी हो ठीक ही है। नहीं सकता कि आप ये समझे कि आईनी ओहदे रख लेने से हमें जो है वो हुकूमत की कारकर्दगी का अच्छा या बुरा फेस नहीं करना पड़ेगा। ये दोनों चीजें उनको फेस करनी ठीक है, पड़ेंगी, पॉइंट टेकन। चाहे वो जितना मर्जी छुपा लें मैं अपने वापस आप आपकी जानिब आता हूँ, ठीक है। लगारी साहब, आप इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को कैसे देखते हैं जो पोस्टपोन किए गए केपी में इलेक्शंस को, और उसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो गिला कर रही है कि हमारे नंबर ज़्यादा हो जाते सेनेट में, और ओवरऑल जो इलेक्शंस हुए हैं सेनेट के, आप कैसे देख रहे हैं? आपका सियासी तजिया क्या है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पोजीशन किस हद तक मजबूत हो जाएगी मौजूदा हुकूमत में? नहीं, सवाल ये है कि जो कुछ ये यहाँ नहीं कबूल कर रहे हैं वो चीजें उन्होंने पंजाब में कैसे कबूल कर ली? ये चीजें जो है वो कौमी असम्बली में और बाकी जगहों पर कैसे कबूल कर लिए? एक पार्टी के तौर पर उनका वजूद की हैसियत क्या है? वो अब बताए ना अपने आप को, जमात इस्लामी है, मजलिस बहादुर मुस्लिमीन है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, पीटीआई है, वो क्या है, क्या खुद क्या है जब उनकी तयन नहीं है? और फिर उसके बाद ये तो हम इलेक्शन से पहले से ही कह रहे थे, जब इन आम इंतखाबात नहीं हुए थे उस वक्त से हम पूछ रहे हैं कि भाई आपने अपनी मखसूस सीटों के लिए नाम उस मुकर्रर तारीख तक इलेक्शन कमीशन को दिए, नहीं दिए उन्होंने। उसके बाद हमने पूछा कि जनाब इलेक्शन हो गए हैं, अब आपने अपने नाम दिए, नहीं दिए। फिर उसके बाद अभी ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल नहीं बने थे, ये उससे पहले वहादुल मुस्लिमीन नहीं बने थे, जमात इस्लामी पहले बने थे। हमने उससे पूछा भाई आपके नाम कहाँ हैं? फिर उसके बाद पूछा जब ये वो बने वहादुल मुस्लिमीन बने, फिर पूछा भैया आपके नाम कहाँ हैं? और फिर जब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल बने तब भी पूछा नाम कहाँ है? नाम तो आज तक नहीं दे रहे और कह रहे हैं कि जनाब जब तक हमें नहीं हमारे नाम नहीं होंगे तो हम तो हाथ भी नहीं उठाने देंगे किसी को। ये ठीक तो है। तरीक़ेकार ठीक नहीं है। ये तो अब सरासर एक झींगा मुश्ती है, एक दादागिरी है कि हम नहीं चलने देंगे ऐवान को। तो फिर आपको ना क्या बुलाएं दिखाई आप। दे रहा है कि आने वाले वक्त में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ यही रहता है, रवैया यही रहता है केपी में, तो फिर एक्सेप्ट नहीं करने देंगे, ओथ नहीं लेंगे सीएम साहब, तो फिर मामलात कैसे आगे चलेंगे? नहीं, वो मामलात को डेडलॉक करना चाहते हैं। जहां उनका बस चल रहा है वहां डेडलॉक करना चाहते हैं, जहां डेडलॉक नहीं है वो जब गैर आईनी चीजें की जाएंगी तो क्या होगा?
या तो फिर फिर गवर्नेंस तो नहीं अगर हो रही अगर डेडलॉक कायम रहता है लगारी साहब, तो फिर आप क्या समझते हैं कि क्या सेनेट की जो सीटें हैं वो ऐसी खाली रहेंगी फिर? सेनेट को आप कब तक खाली रख सकेंगे? उसका सूरत दूसरी होगी। तो दूसरी सूरत क्या होगी इसके मामले में? अगर आप जाएं गवर्नर राज नाफिज करें और कहें कि जनाब ये इस तरह से हुकूमत तो चल नहीं रही है, हुकूमत चलाई नहीं जा रही है, ऐवान नहीं जो है समन हो रहा है, ऐवान को मीटिंग नहीं, संभल नहीं हो रहा है, उसकी असम्बली नहीं मीटिंग कर रही है, तो फिर क्या करेंगे? तो और क्या क्या चीज उनके पास रह जाएगी? वो वफाक क्या करेगा? जी यानी ठीक है। एक सूबे को ये अख्तियार दिया जाए कि वो अपनी असम्बली का इजलास ही ना बुलाए, वो हाल भी ना उठाए, अपने नाम भी नहीं दे रहे। यार हम तो आज तक पूछ रहे हैं कि भाई आप बता दो कि आपकी तरफ से खवातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए नाम किसके हैं? वो तो ये बात ही नहीं कर रहे हैं ठीक है। और कह रहे हैं कि नहीं हम नहीं होने देंगे, हम तो हल बर्दारी नहीं होने देंगे। तो आप कौन सा रास्ता अख्तियार करेंगे? फिर ये कि आप हैं क्या? पीटीआई हैं, आप वादतुल मुस्लिमीन हैं, आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हैं, आप जमात इस्लामी हैं, आप क्या हैं? वो तो ये आप क्या कहते हैं ना नाम? हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हिस्सा हैं, लेकिन उनका सुन्नी ये भी इत्तेहाद मौक़िफ़ है काउंसिल लगारी को साहब कि ये हमारा सिर्फ बल्ला निशान वापस लिया गया था, हमारी पार्टी को तो डिसमेंटल नहीं किया गया ना, ख़त्म नहीं किया गया। नहीं ये भी किया ज़ाती गया, है वो। जी, नहीं किया उनके गया, तो फिर मौक़िफ़ के। वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल क्यों है? जी सुन्नी ठीक। इत्तेहाद काउंसिल की कितनी नुमाइंदगी है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में, बलूचिस्तान असम्बली में, सिंध असम्बली में, पंजाब असम्बली में, कौमी असम्बली में? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के निशान पर कितने लोग इलेक्शन जीते हैं और वो किस मुनासबत से जो है वो अपनी सीटें क्लेम करेंगे? ठीक है। आइन कोई चीज है ना। इस मामले में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर पार्टी के अंदर भी इख्तलाफात पाए जाते हैं और वो मुख्तलिफ आ रहे हैं कि गलत फैसला था, इसके साथ अलायंस नहीं करना चाहिए था, फलाम पार्टी के साथ करना चाहिए था। ठीक है, पॉइंट टेकन। क्या समझते हैं आप बुखारी साहब, दो वाक़यात ऐसे जो मुझे ऐसा लगता है कि इंटरेस्टिंग वाक़यात हुए हैं एक अनएक्सपेक्टेड सेनेट के इलेक्शन से पहले। एक तो मौलाना फजलुर रहमान साहब का अचानक से ये फैसला करना कि वो हुकूमती कैंडिडेट्स को वोट करेंगे, चूँकि उससे पहले आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें उनके बयानात, तो वो ना तो नून लीग से राज़ी हो रहे थे, ना पीपल्स पार्टी उनको मना सकी, और फिर वो सड़कों पे फैसले करने की बातें कर रहे थे। अचानक से ऐसा क्या हुआ होगा? नौशाद साहब ने इशारा दिया कि शायद उनके साथ कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग होगी हो, या कुछ उनको कुछ ऐसी चीज़ हो जो जिसकी उनको एक्सेप्टेंस होगी। दूसरा, फैसल वाडा साहब, उनको दोनों पार्टियों ने वोट किया है, तो ये कोई समझ नहीं है किस तरीके से। और जिन्होंने वोट किया है, वो जिन एमपीएस की कुछ इंटरव्यूज़ भी सोशल मीडिया पे भी हैं, नेशनल टीवी पे भी, तो वो कुछ तो ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं कि वजह क्या उन्होंने क्यों वोट दी है, वो खुद लाइल्म थे। बहुत शुक्रिया। आपका दूसरा सवाल का अगर मैं पहले जवाब दे दूं भट्टी साहब, जी हाँ। तो कोई हर्ज तो नहीं। जी जी। देखिए, पाकिस्तान की बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान का ईवान बाला जो है, वो अब हर उस बंदे के लिए उसके दरवाजे खुले हैं जिसके पास पैसा है, इन्फ्लुएंस है और वो वेल कनेक्टेड है। और वेल कनेक्टेड भी वो है पावरफुल क्वार्टर्स के साथ। और उसका सबूत अभी आप सिर्फ फैसल वाउडा का नाम ले रहे हैं, और भी आजाद कैंडिडेट हुए हैं। काकड़ साहब जो हैं वो भी जीते, मोहसिन नकवी भी जीते, जी हाँ। और दोनों पार्टी ने वोट किया। आप उनका नाम लेते हुए पता नहीं क्यों शर्मा रहे हैं भट्टी साहब। आपको वाउडा सर साहब आपने शरीफ लेनी आदमी है। नजर आ गए। तो ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है। मैंने जैसे कहा कि हमारे ईवान बाला में बुनियादी तौर पे क्या होता है, वेल कनेक्टेड चलता है बंदा जिसके ताल्लुकात हों पावरफुल क्वार्टर्स के साथ, और ये आज का नहीं है। और उसके बाद आप देखें कि पर्पस क्या होता है इन्हें ईवान में लाने का। इन्हें ईवान में लाने का पर्पस ये होता है कि जो लेजिस्लेशन है उस पर चेक एंड बैलेंस रखा जाए, और एक खास जानिब से वो चेक एंड बैलेंस रखा जाता है, और लॉबिंग भी। जिसके नतीजे में क्या होता है कि इलेक्शन से पहले रेजोल्यूशन पास होती है, कोरम भी पूरा नहीं होता, और 12 अराकीन की प्रेजेंस में 8 अराकीन उठ के एक रेजोल्यूशन पास कर देते हैं, जनाब इलेक्शन को डिले किया जाए। अच्छा, ये कोई भी जमहूरियत पसंद, ये सेनेटर्स जो हैं ये जमहूरियत के नाम पे आते हैं ना, कोई भी जमहूरियत पसंद इस तरह का सोच भी नहीं सकता। अच्छा, उसकी वैल्यू कोई नहीं थी, लेकिन आपको एक शेड नजर आया उधर। उससे पहले आप अगर चले जाइए, आज की बात नहीं, और ये तमाम मैं जमहूरियत पसंद जमातों की बात कर रहा हूँ कि सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह इन पे कहना चाहिए। वावडा साहब को वोट देके कौन सी नई बात कर ली भट्टी साहब, आप भी खामखा गुस्सा कर गए हैं। वो अपने जो साबका चेयरमैन सेनेट थे सादिक संजरानी साहब, आजाद उम्मीदवार के तौर पे वो इलेक्ट हुए सेनेटर, सेम इवनिंग वो चेयरमैन सेनेट बने। उसके बाद जब उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस आई, हासिल बजिंजो साहब जो थे, जब वो रेजोल्यूशन मूव हुआ उनके खिलाफ, पहले सिर्फ करारदाद जब हुई तो 64 लोग थे
हासिल बजिंजो साहब के वोटर्स जो होने चाहिए थे। लेकिन जब नो कॉन्फिडेंस मूव हुई तो वो रह गए। और उसके बाद परवेज रशीद साहब ने, जब हासिल साहब कुछ अरसे बाद फौत हो गए, तो फ्लोर पे स्पीच करते हुए बड़े दिलगीर लहजे में कहा कि हमारे 14 लोगों ने बिट्रे किया था। वो कौन सी कुव्वतें थी जिन्होंने 14 लोगों से बिट्रे करवाया? क्या वो ये पॉलिटिकल पार्टीज के टॉप गन्स थे या कोई और लोग थे? उसके बाद दोबारा यूसुफ रजा गिलानी, ठीक है वो जब इलेक्शन लड़ रहे थे इन्हीं सादिक संजरानी साहब के खिलाफ, तो वो भी हार गए, हालांकि उस वक्त भी मेजोरिटी थी। हाँ, उस वक्त जरा फर्क ये पड़ा कि 7 वोट रिजेक्ट किए थे, आपको याद होगा, वो मुजफ्फर शाह साहब ने, जी और हाँ, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, और वो सुनने को कुछ तैयार नहीं थे। तो इसमें अचंभे वाली बात भट्टी साहब कोई नहीं ठीक है। है। यहाँ पे आपको पता है किस लाठी से चीजें हाँकी जाती हैं। और हमारे जमहूरियत के चैंपियन जो सड़कों पे आके एक रेटरिक बयान करते हैं, वो कोई भी हो, वो जब इस तरह का मामला आता है, वो रोते भी हैं, एक्सटेंशंस भी देते हैं रोते हुए, और बाद में और एक्सटेंशन मुस्कुराते भी हैं। तो अच्छा बुखारी साहब, और कमिंग टुवर्ड्स फजलुर रहमान साहब। ये तो हो गया आपके पहले सवाल का जवाब। जी हाँ, फजल रहमान साहब का मामला ये है कि फजल रहमान साहब को इंपॉर्टेंस चाहिए हमेशा से, और उन्हें सेंटर स्टेज पे, इसमें कोई शक नहीं, बड़े मंजे हुए, जो बल्कि मैं ये कहूंगा जो चंद मंजे हुए पाकिस्तान के सियासतदान है उनमें से एक है। उन्हें अपनी मूव्स करनी आती हैं, उन्हें अपनी मूव्स को कैश करना आता है। मुझे याद है 93 की गवर्नमेंट जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की थी, तो मौलाना फजल रहमान उस वक्त जो है वो सपोर्ट कर रहे थे, और हर 5वें 7वें दिन मौलाना नाराज हो जाते थे, बीबी फिर जो है वो मीटिंग के लिए बुलाती थी और पूछती थी शिकवे, और मौलाना बाहर निकल के कहते थे ठीक है जी अब इसी तनहा पे काम करेंगे। इस दफे भी आप देखिए मोर और लेस यही हुआ है। चूंकि एक बात तो तय है कि मौलाना फजल रहमान का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो है केपी, और उनके स्ट्रॉन्ग होल्ड में जो सबसे बड़ा डेंट किया है वो पीटीआई ने किया है। ठीक है। अच्छा, अब चूंकि अच्छा बुखारी पीटीआई साहब, यहाँ पे मैं पॉपुलैरिटी, आपसे एक सवाल भी करना चाहूँगा इसी हवाले से कि जो सारी हुकूमतें माजी में और हाल में जिस तरह से उनसे एग्री कर लेती हैं या कोई ना कोई कमिटमेंट पे राज़ी हो जाती हैं या प्रेशर ले लेती हैं, क्या सिर्फ वो स्ट्रीट पावर है जिसकी वजह से हुकूमतें, या फिर सेटअप जो भी होता है उनको पता होता है कि इनके पास स्ट्रीट पावर है, या फिर उनकी सियासी एबिलिटीज़ हैं? जी यकीनन देखिए सियासी एबिलिटीज उनकी, जो नेगोशिएशन की कुवत है वो अपनी जगह पे है, लेकिन एक चीज मत भूलिए कि उनकी प्रेजेंस जो है वो पार्लियामेंट में हर दौर में रही, और बड़ी स्ट्रांग प्रेजेंस रही। स्ट्रांग प्रेजेंस देखिए, एक रिलीजियस पार्टी के अगर 6-7 एमएनए हों, कुछ सेनेट में लोग हों, सूबाई असम्बलियों में 15-20 हों, तो ये एक अच्छा प्रेशर ग्रुप होता है। और हमेशा मौलाना फजल रहमान कम अज कम, बल्कि इससे भी बढ़ के उनकी प्रेजेंस रही है। लेकिन दूसरी बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो ट्रेडिशनली 2 पार्टीज थी माजी में जिनके पास स्ट्रीट पावर थी, एक का नाम था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एक का नाम था जमात इस्लामी। दोनों स्ट्रीट पावर्स के हवाले से जो है वो फारिग हो गई। उसके बाद नई जमात जो उभरी उसमें एक पीटीआई थी जिसने स्ट्रीट पावर शो की, अगरचे उस लेवल पे नहीं, लेकिन उनका चूंकि साइलेंट वोट है, साइलेंट वोट भी मिडिल क्लास ज्यादा है, जो शायद उस तरह का पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी नहीं है, या अपर क्लास आप कर लीजिए, उनमें एक्टिविज्म के जरासीम कम पाए जाते हैं। तो मौलाना फजल रहमान के पास जो एक लंबा नेटवर्क ऑफ मदारिस है, जो कि स्टूडेंट हैं, जो कि उनसे बड़ी मोहब्बत भी करते हैं, उनकी कहने पे जान भी देने को तैयार होते हैं, वो बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है। और ये मेरा ख्याल है कि अगर स्ट्रीट पावर, जेन्युइन स्ट्रीट पावर की आप बात करें, तो मौलाना फजल रहमान इस वक्त शायद वाहिद ग्रुप हों जिनके पास कम अज कम डेडिकेटेड बंदा है, वो कहीं भी 1 लाख बंदा इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि ठीक है। उनके मदारिस में लाखों बंदे हैं। तो ये भी एक रीजन है कि मौलाना साहब जो है वो सोल्जर ऑफ फॉर्चून ना बन जाए और दूसरे के साथ कमिटमेंट ना कर लें। आपको याद है पीटीआई दौर में भी वो जुलूस लेके बड़ा शानदार आए थे। वो तो एक अलग बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने साथ इसलिए नहीं दिया तो उस वक्त वो नहीं चाहते थे कि टॉपल इस तरीके से हुकूमत को किया जाए। नो कॉन्फिडेंस वाला आइडिया उनके जेहन में था। अब इन्हें खौफ है चूंकि जो है वो बिल्कुल एक एज पे बैठी हुई हुकूमत है ये। उनमें से एक ब्लॉक आप सिरका दें अच्छा लेकिन पाकिस्तान बुखारी पीपल्स, साहब, उस वक्त पीपल्स पार्टी नून लीग जो है वो दिल से नहीं भी जाना चाह रही थी साथ, लेकिन फिर भी अपेरेंटली वो स्टेज पे कहीं ना कहीं उनकी जो क़यादत है उसको जाना पड़ा। मतलब ये नहीं कि मौलाना साहब में ये एबिलिटी है कि वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से मना लेते हैं। देखिए
क़यादत का जाना, क़यादत ज़रा मुझे ये बताइए, वो कायदीन के नाम आपके ज़हन में होंगे, क्या उनमें मियाँ शहबाज शरीफ थे, पाकिस्तान में थे? क्या हम्म, उनमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी थे या ठीक है, आसिफ ज़रदारी थे? कौन थे? ठीक है, वो लोग नहीं थे। ठीक है। दूसरी बात है कि इनके एक्टिविस्ट किधर थे उस वक़्त? एक्टिविस्ट चंद एक नज़र आए, चंद एक, वो भी झंडे चंद एक। उसके अलावा नहीं तो बुनियादी तौर पे मौलाना फजल रहमान का सियासी काट-काट, मौलाना फजल रहमान की पार्लियामेंट में स्ट्रेंथ, और मौलाना फजल रहमान के पास स्पीक पावर उनको एक ऐसा पैकेज बनाती है जिनको अपने साथ रखने में पॉलिटिकल फोर्सेस आफियत समझती है। अगर सिनेरियो आप देखें कि यही मौलाना फजल रहमान पीटीआई के साथ होते तो शायद इमरान खान के खिलाफ ना कोई वो लॉन्ग मार्च होता, और शायद इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस भी ना था। ठीक है, पॉइंट टेकन। नाज़रीन, यहाँ पे ब्रेक का वक्त हो चाहता है। ब्रेक से वापस आएंगे तो उन खतूत का जिक्र करेंगे जो कि जजेस को मौसूल हुए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक जी। नौशाद साहब, जजेस को खतूत मौसूल हुए हैं और आज की खबर ये कि जब डीएजी ऑपरेशंस पेश हुए अदालत में, उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस हैं, उनको भी ये मौसूल हो चुके हैं। लाहौर हाई कोर्ट के 4 जजेस को भी ये खतूत मौसूल हुए हैं और इन खतूत को जिन खातून ने भेजा है उनका नाम है रेशम, और उसमें तहरीक नामूस पाकिस्तान का हवाला दिया गया है क्योंकि नई तहरीक शुरू हुई है बज़ाहिर। तो क्या आपको लग रहा है अपेरेंटली इस सिर्फ जजेस को डराना धमकाना मकसद क्या लग रहा है? और जो वाक़या आपको पता ही होगा, जो पाउडर निकला है जिस पे और ख़त पे लिखा होता है एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स इतना ख़तरनाक केमिकल है जिस पे अगर आपका इंटरेक्शन हो जाता है और अगर आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता तो जान भी जा सकती है। देखिए ये जो भी इस वक्त हमारे सामने ये सिचुएशन आ रही है, इसका मकसद तो सिर्फ मुझे ये लगता है कि ये तो एक जिसे कहते हैं ना कि थ्रेट अलर्ट बनाना है जजेस के लिए भी और उनके लिए भी जो लोग वो उस तरह की राय रखते हैं, उनको भी डराना धमकाना मकसद है, क्योंकि इसके अलावा इसकी कोई सच वैल्यू नहीं। अगर ये एंथ्राक्स होता तो शायद बड़ी मुश्किल पेश आती लोगों को, क्योंकि ये तो ज़रूरी है कि भाई पहले एक दो लिफाफे तो कहीं ना कहीं खुल गए होंगे ना। जहाँ खुल गए वहां पे बड़ी प्रॉब्लम आ सकती थी, लेकिन ये और ऊपर कोई लिख के नहीं भेजता एंथ्राक्स की इसके अंदर एंथ्राक्स है। और तीसरी बात ये है कि देखिए ये सारा कुछ कब हो रहा है, जब 6 जजेस ने खत लिखा और खत लिखने के बाद हमने देखा कि उसके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसकी बड़ी मुखालफत की, जो इंक्वायरी कमीशन गवर्नमेंट ने बनाया, और फिर जो उनके जिनको उनकी सरबराही दी गई जिलानी साहब को, वो भी जो है वो उससे बैकआउट कर गए। बावजूद इसके हुकूमत ये दावा करती है कि उनके पास टीओआर भी गए थे और उनको पहले बताया भी गया था, सारी बात लेकिन उन तक अपेरेंटली उनको वो प्रेशर लेके सोशल मीडिया का या फिर न्यूज़ मे चैनल्स पे जिन्होंने रिपोर्टिंग दी थी बी कि वो अपेरेंटली। सोशल मीडिया का प्रेशर है, उनके अपने फैमिली का प्रेशर है, क्योंकि उनके साहबजादे ने भी वो जो अगले दिन खत वकला की तरफ से लिखा गया है उसके अंदर उनके भी सिग्नेचर्स मौजूद हैं, ये कहा जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक। सो अब मामला ये है कि ये एक जंग है जो शुरू हुई है, और उसकी बुनियाद जो है वो आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, बुखारी साहब ने बड़ी बड़ी तफसील से उस सारी ताकत और उस उन वो जो जैसे कहते हैं ना ताकत का एक खास तरह का मरकज जो है उसकी तरफ इशारा किया है। देखिए बात यह है कि अदलिया के काम में मुकन्ना यानी हमारी एग्जेक्टिव फर्ज कीजिए मुदाखलत करे तो अदलिया का काम जो है वो सही तरह से नहीं चल सकता, इसमें तो कोई दो राय हो नहीं सकती। अब अदलिया को जब तक आज़ादी मिलेगी, जब तक आज़ाद रहेगी, तब तक हम उससे इंसाफ की तवक्को रख सकते हैं। अच्छा, ये लेकिन मामला नुशाद साहब अब यहाँ पे तक एक नहीं है। सवाल बनता नून है, लीग क्या खुद भी ये नुशाद साहब, क्या अदलिया जस्टिफाई कर सकती है कि हम पे प्रेशर होता है लिहाजा इसलिए हम लोग जो फैसले और प्रेशर में दे देते हैं? इस तरह से तो फिर कि कोई भी पुलिस ऑफिसर कह सकता है मुझ पे प्रेशर होता है, मैं गलत डिसीजन कर रहा हूँ, पटवारी कह सकता है मुझ पे प्रेशर था, मैंने इसकी ज़मीन उसके नाम कर दी। यूं तो फिर निज़ाम नहीं चल सकता। नहीं नहीं, ये बिल्कुल नहीं कह सकता, कोई भी ये नहीं कह सकता। वैसे ही जैसे बहुत सी चीजें मैं और आप यहाँ पर टीवी पर बैठकर नहीं कह सकते, लेकिन आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। ठीक है। वो आपको भी मालूम है कि वो एग्जिस्ट करती हैं और मुझे भी मालूम है एग्जिस्ट करती हैं। बिल्कुल उसी तरह से जजेस ये नहीं कह सकते, कोई जज ये नहीं कह सकता, ना ऑन रिकॉर्ड ना ऑफ द रिकॉर्ड। लेकिन ये चीजें, इस तरह की चीजें हमें वो मुआशरे एक में जज देखने साहब को ने तो कहा मिलती था हैं। ना भुट्टो साहब के हवाले से इंटरव्यू पे, वो तो पूरी दुनिया ने देखा। जी जी, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ, देखिए बात है क्या, असल मामला ये है कि फर्ज कीजिए कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसकी अब चूंकि अब सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत है, मैं उसकी जो उस एस्पेक्ट की तरफ जाना नहीं चाह रहा, ठीक है। क्योंकि अभी तक उसका फैसला नहीं आया, हम उस पर बात नहीं कर सकते। लेकिन
जो अदलिया की आज़ादी की जहां तक बात है, देखिए मैं ज़ाती तौर पे मैं बावजूद इसके कि इस बात का कायल हूं कि जिस जज के खिलाफ कोई काम करने की कोशिश की गई थी, शौकत अजीज सिद्दीकी साहब की तरह या काजी फाइज ईसा साहब की तरह, उन्हें इसके खिलाफ आवाज उठा लेनी चाहिए थी। फर्ज कीजिए वो नहीं उठा सके, उन्होंने फिर जब अपने चीफ जस्टिस को खत लिखा, ये मामला उस लेवल पर भी टेकअप कर लिया जाना चाहिए था। अब वहां पर भी नहीं हुआ, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज सुप्रीम कोर्ट इसकी समाअत कर रही है। अब सुप्रीम कोर्ट समाअत कर रही है, कुछ ना कुछ फैसला जरूर आएगा, ठीक है। इसमें कुछ ना कुछ बेहतरी का इम्कान है, लेकिन ये एक्सक्यूज ना जज दे सकता है, ना ही कोई सरकारी ऑफिशियल दे सकता है जो अवाम के टैक्स से जो पैसे से वो लेता है, तनख्वाह लेता है। वो ये नहीं कह सकता कि वो किसी प्रेशर में आ गया था। ठीक है। उसका इन प्रेशर के अगेंस्ट खड़े होने के लिए ही उसको इन पोजीशंस पे इतनी बिठाया मराद जाता भी है, दी जाती हैं जो और रिटायरमेंट के उसकी बाद भी दी उसके जाती फर्ज हैं। का तकाजा भी यही है। जी ठीक है। लगारी साहब, ये कितना गैर मामूली वाक़या आपको दिखाई दे रहा है कि डीआईजी ऑपरेशंस आज कोर्ट में ये उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस को भी ये खतूत मिले हैं, लाहौर हाई कोर्ट के भी मजीद 4 जजेस को खतूत मिले हैं, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजेस को ये खतूत मौसूल हुए हैं। इसके पीछे आपको क्या वजूहात समझ आ रही हैं? अब बाकी जो हाई कोर्ट्स रह गई हैं उनके जजेस को भी मिलेंगे, अच्छा। और कुछ मिलेंगे और कुछ फिर हमें पता चलेगा कि यह हो गया है। बात यह है कि मैं इस नुक्ते नज़र से बहुत ज़्यादा इत्तेफाक नहीं करता हूँ कि जज साहिबान जो हैं अपने विजडम से और अपनी दानिश से, और उन्हें करना चाहिए, दानिश से फैसले करने चाहिए, विजडम से फैसले करना चाहिए, आइन और कानून के मुताबिक करने चाहिए। लेकिन वो पसंद और नापसंद की बुनियाद पर फैसला करने लगे तो क्या करेंगे हम? इन्हें दबाव ना हो, लेकिन वो खुद अगर पार्टी बन जाए तो फिर क्या होगा? खुदा ना खास्ता अगर जज साहिबान को पोजीशन अख्तियार कर लें तो फिर क्या होगा? खुदा करे, खुदा ना करे ऐसा हो, लेकिन ऐसा होता है, ऐसा होता है। तारीख पूरी भरी पड़ी है कि जज साहिबान ने अपनी पोजीशन ले ली और उसके बाद फैसला दिया। जज साहिबान ने पहले तय किया कि हम मार्शल का साथ देंगे, मार्शल का दबाव कबूल करेंगे, दबाव कबूल किया और उसके बाद मार्शल के हक में फैसला दिया और कहा कि जनरल जियाउल हक ने ठीक मार्शल लगाया क्योंकि इसकी जरूरत थी, नजरिया जरूरत के तहत मार्शल लगाए। और फिर पीसीओ जजेस भी तो थे। जी, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। जनरल जियाउल हक ने कहा आइन चंद कागजों चंद कागजों के टुकड़े के पर मुश्तमिल है, मैं जब चाहूँ इन्हें फाड़ दूंगा। तो उसके बाद कहा कि मेरा पीसीओ आ गया, आओ हाल उठाओ। सारे लाइन लगकर जो हाल उठा रहे थे और लाइन से लगकर उन्होंने कहा, अनवारुल हक को उन्होंने कहा, मुझे उस मीटिंग में मौजूद एक इंतहाई मोहतरम जज ने, मैं नाम लेता हूँ, जैसे फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब ने मुझे ऑन द रिकॉर्ड ये बताया था कि जी अनवारुल हक को कहा गया कि आप हल्फ ना उठाएं, आप नहीं है चीफ जस्टिस। यानी जियाउल हक उनसे काम ले चुके थे। बेगम नुसरत भुट्टो केस में उनके मार्शल को जवाब मिल गया था और भुट्टो साहब की उनको शहीद किया जा चुका था। अब वो किसी काम का नहीं रहा था। अनवारुल हक कहा कि नहीं आप हल्फ उठाएं। मुश्ताक हुसैन से कहा गया, उनसे भी ये काम लिया जा चुका था, उनसे भी कहा गया कि आप हल्फ ना उठाएं और हल्फ नहीं लिया गया। और ये नहीं कि ये उनके पसंदीदा थे, उनसे भी हल्फ नहीं लिया। और एक और जज से हल्फ लिया जिसने भुट्टो साहब को बरी किया था, वो 9 साल जज रहे हैं, जस्टिस हलीम। तो इस तरह से होते रहे, आप किसी जगह पर वो हो जाते हैं, साबित कदम हो जाते हैं। जस्टिस सलीम साबित कदम थे, भुट्टो साहब को फांसी के मामले में उन्होंने खिलाफ फैसला दिया, लेकिन जब जियाउल हक का पीसीओ आया तो उन्होंने जाकर हल्फ उठा लिया और चीफ जस्टिस बन गए। तो तो जजों का तो ये रहा है ना। यानी कि आपके बात करने का मकसद ये है कि ये जो जज साहिबान खतूत आए, पोजीशन ले लेते हैं, जज साहिबान पोजीशन ले लेते हैं, जज साहिबान असर ले लेते हैं। आपका कहने का मकसद ये कि जो खतूत आए हैं थ्रेट्स के, ये आए या ना आए, तो जजेस ने जो फैसला करना है वो करना है, जजेस तो अपनी पोजीशन अख्तियार करते हैं। मैं ये अर्ज अपनी कर रहा हूं, पोजीशन के मुताबिक। और वो पोजीशन वो जरूरी नहीं है कि आइन के तहत हो, वो आइन के तहत पोजीशन नहीं होती, कानून के तहत पोजीशन नहीं होती। वो दबाव के, फरमाइश के किसी भी तरीके से लेते हैं, वो पोजीशन ले लेते हैं। और पोजीशन लेने के बाद ये छह जज साहबान जो हैं अगर फैसले करने पर आए तो कौन फैसला करने से रोक लेगा? क्या हो जाएगा अगर आप फैसला दे देंगे तो? नहीं, ये और फैसला दे नहीं रहे हैं क्या? आज जस्टिस बंदियाल फैसले दे रहे थे, अब जस्टिस इफ्तिखार चौधरी फैसले नहीं दे रहे थे, आइन से मावरा फैसले दे रहे थे। जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने आइन के तहत हल्फ उठाया ही नहीं था। जनरल मुशर्रफ के पहले पीसीओ के तहत हल्फ उठाने के बाद
उन्होंने कभी भी आइन के तहत हल्फ उठाया, इफ्तिखार चौधरी ने कभी आइन के तहत हल्फ नहीं उठाया। ठीक है। और फिर भी वो उन्होंने उन जजों को हटाया और एक पूरी की पूरी जजों की पूरी लाइन लगा दी, उन्हें उनको हटाया जिन्होंने आइन के तहत हल्फ उठाया था। आइन के तहत हल्फ उठाने वालों को पीसीओ जज ने हटाया और अब पीसीओ जज इफ्तिखार चौधरी थे। फिर आपने ये कहाँ लिखा हुआ है आइन के अंदर, किस आइन में लिखा हुआ है? क्या आप साफ लिखा हुआ है आइन में वजीर आजम को हटाने का तरीका यह है कि खुदा ना खास्ता उसका इंतकाल हो जाए तो जाहिर है ओहदा खाली हो जाएगा। वो अगर अपनी किसी भी वजह से अपने मनसब पर काम करने का अहल ना हो तो वो हट जाएगा, उनके खिलाफ तहरीक एतमाद पेश हो जाए तो वो हट जाएगा, अगर वो इस्तीफा दे दे तो हट जाएगा। ये कहाँ लिखा है कि आप 25 सेकंड की 43 सेकंड की आप सजा सुनाएं और वजीर आजम को कहें घर जाओ? ये कौन से आइन में लिखा हुआ है? ये किया गया है ना। लेकिन मसला ये है ना कि जुडिशरी भी तो खुद से कहती है लगारी साहब, सियासतदानों को भी, कि आप हर मामला हमारे पास लेके आ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे मामला भी तो हैं जो कि पार्लियामेंट में जिनका फैसला होना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली। जी मैं यही कह रहा हूँ कि रूहें भी ऐसी हैं, फरिश्ते भी ऐसे हैं। ठीक है, पॉइंट टेकन। रूहें वैसी फरिश्ते हैं। पॉइंट टेकन। मैं वापस आता हूँ आपकी जानिब। जी बुखारी साहब, क्या रूहें भी ऐसी हैं, फरिश्ते भी ऐसे ही हैं? और क्या आप इससे एग्री करते हैं लगारी साहब की इस बात से, इस पॉइंट से, कि वो पहले से स्टांस ले चुके होते हैं, उनका पहले से मौक़िफ़ बन चुका होता है और उसके मुताबिक फैसला फिर उसी हिसाब से आता है? दूसरा, ये जो खतूत आए हैं, क्या हमारी पुलिस के पास, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास, खासतौर पर सिविल एजेंसीज जो हैं, आईबी के पास इतनी कैपेबिलिटी, एबिलिटी है? क्या वो पकड़ पाएंगे किन अफराद ने खतूत लिखे हैं, कहाँ से ये पोस्ट हुआ और कैसे आया और ये क्या थ्रेट था, क्या नहीं था? नंबर एक बात तो ये साहब कि ये मामला इंतहाई हसास है। इसमें हम डायरेक्टली जो है वो जो फिंगर पॉइंटिंग जिस तरफ हम बगैर कहे किए जा रहे हैं, वो नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये जो चूंकि सूरत हाल ये बनी कि एक 6 जजेस ने खत लिखा, जिसके बाद एक कंट्रोवर्सी बनी, कमीशन बना, कमीशन के जज के खिलाफ, हालांकि उनकी रेपुटेशन बड़ी शानदार थी, सोशल मीडिया कैंपेन हुई और उसके बाद अब सीजे और उनका 7 मेंबर बेंच जो है वो सुन रहा है। और इंदिया ये है कि शायद नेक्स्ट हियरिंग जो 29 अप्रैल को होने से फुल कोर्ट सुने। तो ऐसी सूरत में कोई थर्ड पार्टी भी फायदा उठा सकती है जो इस रिफ्ट को ज्यादा वाइडन करना चाह रही हो और इस इंप्रेशन को स्ट्रेंथन करना चाह रही, और इसलिए जो है इसकी जो आपने आईबी की कैपेबिलिटी की बात की, वो यूं है कि आईबी जो है उसके पास कैपेबिलिटी बिल्कुल है। आईबी क्या, आप सीटीडी को ये केस दे दीजिए, इवन पुलिस को दे दीजिए, इंटेंट अगर उधर विल है उधर तो यहाँ तक पहुंच जाएंगे। बड़े शानदार केसेस हल किए हैं माजी में लोगों ने। दूसरी अर्ज ये है कि जजेस की बात की लगारी साहब ने, बिल्कुल ठीक, अगर उनका माइंड बन गया हो तो ऐसी सूरत हाल में जो है वो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन समटाइम्स उनका माइंड बनाया भी जाता है। भुट्टो केस में जो है वो 3 जजेस का फैसला फांसी के खिलाफ था। उन 3 जजेस ने कभी नहीं कहा कि जी हमारे पे प्रेशर था, चूंकि वो उन पे अपने जमीर का प्रेशर था, उन्होंने वो फैसला दिया। जिन पे प्रेशर था वो आने वाले वक्तों में बोले कि जनाब हम पे प्रेशर था। जस्टिस कयूम ने बेनजीर भुट्टो शहीद और आसिफ जरदारी को कन्विक्ट किया। जो सैफुर रहमान की और उनकी आई वीडियो ऑडियो लीक हुई, उसमें सैफुर रहमान साहब जो हैं वो 14 साल कैद मांग रहे थे, कॉन्फिस्केट करना चाह रहे थे। उसमें जो जज थे वो रेजिस्ट कर रहे थे कि नहीं इतनी नहीं बनती, 7 साल बनती है। अगर मैं, हालांकि उस केस में एविडेंस, विटनेस, वो सारा कुछ अपनी जगह पे नहीं था, फिर भी उन्होंने प्रेशर दिया साथ। फिर जो वो जज मरहूम अरशद मलिक साहब थे, उनका जो वीडियो बयान है, तो मतलब यह है कि प्रेशर अपनी जगह पे होते हैं जो जज के इज़हान को मेकअप करते हैं। और फिर जज, एक और बात कर लीजिए, बहुत सारे जजेस के ना वीक पॉइंट्स होते हैं। यहाँ पे जो आपकी ACR लिखी जाती है वो हमारी कुछ इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट्स की बुनियाद पे लिखी जाती है। आपकी हायरिंग से पहले एज जज, आपकी अपॉइंटमेंट से पहले जो वेटिंग आपकी होती है वो सारी इंटेलिजेंस एजेंसी आईपी समेत सबने करनी होती है। तो यकीनन आप कहीं ना कहीं, चूंकि आपकी इंसान है, आपको भी लगता है कि जज खता का पुतला होते हैं तो कहीं ना कहीं खता हो जाती है। ठीक है, पॉइंट टेकन। नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हो जाता है, ब्रेक से वापस आएंगे तो बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तकरीबन 6 केसेस में कुछ ही हफ्तों में रिलीफ मिला है।
तो ये क्या उनके लिए कोई अच्छी खबर है, खुशाइंद खबर है, आने वाले वक्त में मज़ीद उनको रिलीफ भी मिल सकता है? और इस रिलीफ का मिलना कुछ हफ्तों में, इससे क्या मतलब अख़ज़ किया जा सकता है? इस ब्रेक के बाद हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक जी। बुखारी साहब, 2 अप्रैल 2024 को इस्लामाबाद के थाना मागला में जो दर्ज लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़-फोड़ का केस हुआ था, उससे खान साहब बरी हो गए। फिर मज़ीद बहुत सारे केसेज़ हैं, तकरीबन ये 5-6 केसेज़ बनते हैं। तो आप क्या समझते हैं, इतने कम टाइम में इतने ज़्यादा केसेज़ में रिलीफ मिलना, इसका मतलब क्या है? अब देखिए, इसको किसी भी तरह से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जो इलेक्शन से पहले 3 केसेस में उनकी कन्विक्शन हुई और जितना रैपिडली कन्विक्शन हुई, वो भी अपनी जगह पे एक सवालिया निशान। अ, उस वक़्त भी हमें अंदाज़ा था कि यकीनन जो है इसमें कहीं न कहीं जो है वो घपला हो रहा है। और मुझे लगता है कि उसका फ़ायदा, वो जो 3 कन्विक्शंस हुई थी, उसका फ़ायदा यकीनी तौर पे बानी पीटीआई और उनकी पार्टी को हुआ इलेक्शन में। और दूसरी बात ये कि आपको, मुझे, भट्टी साहब, नौशाद साहब बैठे हैं, लगारी साहब बैठे हैं, हमें पता था कि इन केसेस के खिलाफ जब अपील जाएँगी, ठक-ठक करके ये फैसले उठ जाएँगे। वो 3 फैसले, अभी 1 उड़ा है। मुझे उम्मीद है कि 2 बाकी भी जो जिनमें कन्विक्शन हुई थी, तोशा खाना, गैर शरई निकाह और तीसरा साइफर, ये तीनों फैसले जो है रिमांड हो जाएंगे। जो है कम से कम ये तो होगा। बाकी केसेस में चूंकि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट वाला मामला नहीं था उस तरीके से, प्रेजेंस वहां पे, तो वो भी है। लेकिन अगर आप इसको ट्रांसलेट करें कि कहीं कोई बातचीत हो रही है, तो मेरा माजी का तजुर्बा जो है वो यही कहता है कि पहले आपको स्क्रू अप किया जाता है और जब स्क्रूज आपके लूज करने शुरू होते हैं, उस वक्त कहीं ना कोई कोई बातचीत हो रही होती है। अभी जो ये साइफर केस में जो नैब के लॉयर्स जो है, उन्होंने जो बताया कोर्ट के सामने, जनाब ये तो मैंने फैसला पढ़ा है, ये तो सस्पेंशन का केस है और इस पे तो और कोई एतराज़ भी नहीं अ, किया, जिस पे जज साहब ने भी जी, कोई अच्छे से रिमार्क्स दिए थे, बड़े पॉजिटिव किस्म के। तो बड़ा अहम एक जो है इंडिकेटर था कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे कोई उनको जो है थोड़ा सा रिलैक्सेशन दी जा रही है। इसको हम रिलेट कर सकते हैं बड़े मियाँ साहब के केसेस का बनना और ख़त्म होने? जी, बिल्कुल। आप ठीक है। अगर पैटर्न देखें तो मोर और लेस वही है। आखिरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ भट्टी साहब, कि जब इस तरह लोग समझते हैं कि ये नेगोशिएशंस जो होती हैं, इसके लिए कोई रात को ऑपरेशंस होते हैं और जाते हैं लोग अंधेरे में, इस तरह अब नहीं होता। और स्पेशली जब विजिलेंस बढ़ गई हो, अब ये होता है कि आपके इर्द-गिर्द के जो आपके करीबी लोग, जो आपके फ्रीक्वेंट विजिटर्स इन जेल होते हैं, उनके ज़रिए ही आपके साथ पैगाम रसानी का सिलसिला शुरू किया जाता है और उन्हीं के ज़रिए ही आप बातचीत का दरवाज़ा ओपन करते हैं। और यही हुआ। मैंने को रिपोर्ट किया, नौशाद इस मामले में गवाह है, आसिफ जरदारी साहब के साथ जब इनकी होती थी, जब वो जेल में थे, तो अपने लोग ही जाके पैगाम देते थे, जी फलां जानिब से पैगाम आया है। मियाँ नवासिफ साहब के साथ भी यही होता था, अपने ही लोग जो है वो पैगाम दिया करते थे और जवाब में पैगाम लेके जाया करते थे। तो मुझे लगता है कि इनके लीगल विंग में कोई 1-2 साहब ऐसे हैं जो उनके लिए दरमियान में मैसेंजर का रोल ठीक प्ले है, कर रहे यानी हैं। कि मुज़ाकरात चल रहे हैं और बर्फ़ पिघल रही है। ठीक है। लगारी साहब, आपकी इस पे राय क्या है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो बानी पीटीआई और उनके अली तोशाखाना केस बनाया था, उसमें भी मुअत्तली हो गई। फिर 2002 अप्रैल 2024 वाला जो था, उसमें भी वो बरी हो गए। तो ये लिस्ट बढ़ती जा रही है। क्या ये उसी तरह से केसेस ख़त्म हो जाएंगे जिस तरीके से बने थे? अच्छा, ये पिछले साल सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में क्या होता रहा, जब नवाज शरीफ पाकिस्तान में तशरीफ लाए और कैसे कैसे मुकदमात थे, कैसे कैसे उनके ऊपर सजाएं थी। वो बाकायदा एक कैदी के तौर पर मुल्क में दाखिल हुए और उसके बाद चंद माह के अंदर वो तमाम मुकदमात से बरी हो गए, उनके तमाम मुश्किलात दूर हो गई, सारा कुछ हो गया है। तो कौन कर रहा था? अदालतें कर रही थी। और अदालतें वो रास्ते निकाल रही थी जिन रास्तों का हमें भी नहीं मालूम था। तो वो रास्ते निकल आते हैं। कैसे होता है कि एक शख्स का बायोमेट्रिक जो है वो भी ऐसी जगह पर जाकर हो कि जहाँ पर रसाई ना हो, आप बायोमेट्रिक खुद ले जाएं जाकर, जनाब यहाँ पर आप बायोमेट्रिक कीजिएगा, ये लीजिए, आपके पास बायोमेट्रिक मशीन खुद चलकर जाती है। अदालतें खुद चलकर जाती हैं और जाकर अपना वो जब जब हालात ऐसे हो जाते हैं तो इस तरह के नतायज भी निकलते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये इंसाफ के साथ, अदल के साथ, पाकिस्तान के साथ, रियासत के साथ, कानून के साथ, आइन के साथ एक मजाक है जो चल रहा है और जो काबिल एहतराम अदलिया की तरफ से सजाएं देते हुए भी
और सजाएं को माफ करते हुए भी, एक तरफ रखते हुए भी, दोनों सूरतों में इंसाफ के साथ, रियासत के अवाम के साथ एक खेल है, तमाशा है, और ये हो रहा है। ठीक है, तो बात किसी और तरफ निकल जाएगी। आपने नवाज शरीफ साहब की बायोमेट्रिक का जिक्र किया, तो आप क्या समझते हैं कि क्या वजह बनी कि अगर उनके केसेस ख़त्म हुए, उन्होंने इतनी मेहनत की, तगो-दो की, वो पाकिस्तान आए और वज़ीर आज़म भी नहीं बने, वो इस वक्त सिर्फ एक MNA है, और अचानक से उनकी जो तस्वीर थी वो वज़ीर आज़म के कैंडिडेट के तौर पे एक दिन पहले, इलेक्शन से पहले अखबार में थी, लेकिन अचानक से उन्होंने फैसला किया कि मैं वज़ीर आज़म नहीं बन रहा, शहबाज शरीफ साहब आगे हो गए। हाँ, तो हालात नहीं थे ना, उनके हालात होते तो वो बन जाते, उनके लिए हालात नहीं थे। और जो इस तरह की मैनेजमेंट कर रहे थे उन्होंने नहीं करने दी, वो मैनेजमेंट भी नहीं हुई, उनको वज़ीर आज़म के तौर पर लेकिन फिर लगारी साहब, फिर उनसे उनके केसेस कैसे और क्यों खत्म हो गए? वो फिर पाकिस्तान क्यों आए? वो भी लिखा हुआ था। वो अच्छा। असल जहाँ पर लिखी जाती है इस मुल्क के लोगों की तकरीर, वहाँ तकदीर लिखी जाती है, वहाँ पर लिख दिया गया था कि इनके मुकदमात जो है वो खत्म कर दिए जाएंगे। तो और मतलब तो ये वज़ीर हुआ आज़म ना कि नहीं फिर बने। -2 हो गया, बानी PTI और नवाज शरीफ साहब। तो हमारे सामने हुआ ना, हमारे पीठ पीछे थोड़ी हुआ है, हम जी देख रहे थे, सब हमारे सामने हुआ। जी, ठीक है जी। निशात साहब, आप क्या कहेंगे इस पे? आपका क्या मौक़िफ़ है? क्या अपेरेंटली आपको लग रहा है कि बानी PTI जो है उनको रिलीफ मिल रहा है और मजीद रिलीफ बढ़ेगा? लेकिन उसके साथ साथ रिलीफ तो तब बाद में समझ आती है ना, जब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अली मीन गंडापुर साहब को CM KP ना लगाया होता, जिनकी एक पर्सनैलिटी, एक शख्सियत है, उनका एक बात करने का तरीका है जो कि एजिटेशन की तरफ जाता है। फिर अचकज़ई साहब का सामने लेके आना, उनको सदारत का उम्मीदवार बनाना, फिर अभी उन्होंने जो क़यादत की है इजलास की, तो आपको लगता है कि क्या बानी PTI भी चाहते हैं कि बर्फ़ पिघले, या फिर अभी तक वो तैयार नहीं है? नहीं, मेरी इत्तलात के मुताबिक तो वो चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं कि बर्फ पिघले, लेकिन दूसरी तरफ से शायद बर्फ पिघलने वाला मामला है नहीं। ये जो कन्विक्शंस की आप बात कर रहे हैं, देखिए, ये बुखारी साहब ने आपको एक पॉइंट आउट की एक बात कि वहां पर जो इंतखाबात से पहले 3 केसेस के फैसले आए, इसका फायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुआ और इंतखाबात में उनको सिंपैथी वोट मिला। अब वो जिस तरह से वो केसेस चलाकर, जितनी जितनी स्पीड से वो केसेस चलाकर वो उसके फैसले दिए गए थे सॉरी, यकीनन वो आला अदालतों में ठहर नहीं सकते थे। तो नतीजा क्या होगा कि जब भी ये आला अदालतों में आएंगे तो ये केसेस जो है वहां पर फौरी तौर पर इनकी जो कन्विक्शंस है कम से कम वो नहीं ठहर सकेंगी। लेकिन अगर कोई ये सोच रहा है कि कन्विक्शन के अलावा वो बिल्कुल बरी हो जाएंगे, तो ऐसी बात मुझे अभी फिलहाल नजर नहीं आ रही। उसकी वजह यह देखिए कि अगर ये सारा कुछ, ये जितना भी अब तक मामलात को बनाया गया है, जिन्होंने भी बनाया है, जो बनाने वाले हैं, वो उन्होंने अगर यहाँ पर इस जगह पर आकर ये सारा कुछ खत्म कर देना है, तो फिर उनके लिए आगे सिस्टम को चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये मुमकिन नहीं है कि हुकूमत के चंद माह बाद, बनने के चंद माह बाद आप जो है एक ऐसा ऑपोजिट, जैसे कह लें कि खड़ा कर दें उनके ऑपोजिशन के अंदर, ऐसा लेवल खड़ा कर दें कि वो हुकूमत चल ही ना पाए। तो फिर अगर हुकूमत चलानी नहीं तो फिर बनानी क्यों थी? मेरी नजर के अंदर ये जो टेक्निकली जो कोर्ट के विद इन द कोर्ट जो कुछ हुआ है, वो किस वजह से हुआ है ये हम नहीं जानते। ऐसा है भी कि नहीं है, इस पर भी हम आर्गुमेंट नहीं कर सकते। लेकिन ये हकीकत है कि इलेक्शन से पहले रातों को देर देर तक केसेस जो हैं वो उनकी समातें करके ये कन्विक्शंस की गई, जिसका नतीजे में ठीक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं या जो भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है, उसको सिंपैथी वोट मिल गया। अब वो चूंकि जिस तरह से फैसले दिए गए थे वो स्टैंड नहीं कर सकते टेक्निकल लॉ पॉइंट्स के ऊपर। उनके अंदर फर्क आएगा, लेकिन ये नहीं है कि उनको बरियत होगी। अब इस सारी सिचुएशन के अंदर लोगों को ऐसे लगता है कि जब कभी थोड़ा बहुत आप करते हैं, थोड़ा सा किसी को रिलीफ मिलता है, हम लोग बहुत शॉर्ट साइटेडनेस के साथ चीजों को देखते हैं। हम उनको उनको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के अंदर नहीं देखते। देखिए, जो गंडापुर साहब हैं, आपके सामने, आप खुद अभी इसी प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हम ये बात करके गए हैं कि वहां पर भी चीजें जो हैं वो बदल रही हैं। मौलाना फजलुर रहमान का वोट डाल देना, इसकी एक सिग्निफिकेंस मौजूद है। वो कुछ कर पाए ना कर पाए, लेकिन वो कुछ करने की कोशिश जरूर करेंगे और कुछ लोग उनका साथ भी देंगे वो काम करने के लिए। और जो लोग साथ देंगे वो सारे मिलकर बड़ी ताकत बन पाते हैं या नहीं बन पाते, ठीक है। ये तो अभी टाइम लगेगा। लेकिन अभी नहीं कहा जा सकता कि वो बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। मैं नहीं समझता
कि अभी कोई इतनी इतनी जल्दी कोई ऐसी तब्दीली आ गई है जिसके बारे में ये कहा जा सके कि जो वो फौरी तौर पर पूरे का पूरा सिनारियो चेंज हो जाएगा, एक नया सेटअप आ जाएगा, एक नया सिस्टम आ जाएगा। जब तक स्टैब्लिशमेंट नहीं बदलती तब तक मैं नहीं समझता कि ये इतनी जल्दी को फैसला, थोड़ी बहुत लचक जरूर हो सकती है, थोड़ी हालात के हिसाब से आप देख लेकिन सकते कोई हैं कि बड़ा उनको रिलीफ हैंडल आपको अपेरेंटली नजर नहीं आ रहा। नो, मुझे जी तो अभी ठीक है, फिलहाल ऐसा कुछ नहीं। बहुत शुक्रिया मुबशिर बुखारी साहब, नौशाद अली साहब, नज़ीर लगारी साहब, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी।